गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो पहली क्लास होगी हमारी मैथमेटिक्स की, आज हम जो पहली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स की हिस्ट्री पे जानेंगे कि मैथमेटिक्स हमारी दुनिया में, हमारे समाज में कहाँ से आई और इसका क्या क्या रोल है, कहाँ इसका यूज है, किस तरह से यूज है, क्यों हमें मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि शुरू से शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमें फर्दर पढ़ना है मैथमेटिक्स के बारे में, तो हमें उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से, कब से ये स्टार्ट हुई, किस तरह से स्टार्ट हुई। आइए थोड़ा सा इसका ब्रीफ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। साफ दिखाई दे रहा है ना क्या लिखा जा रहा है? ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, मैथमेटिक्स का, गणित का इतिहास। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो गणित का इतिहास। आइए हम जरा देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। 3000 ईयर BC, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। जो हमारा आज का कैलेंडर है वो क्राइस्ट के जन्म से स्टार्ट होता है और उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स ऐसे बढ़ता हुआ आज 2021 में पहुंच गया है। AD मीन्स एनो डोमिनी। आज का जो डेट है हमारा वो 2021 ईयर्स में हम चल रहे हैं, 2021 में, और 3000 ईयर BC से हमारा ये मैथमेटिक्स का इतिहास स्टार्ट होता है। वैसे तो मैथमेटिक्स का इतिहास बहुत पुराना है, गणित का हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। इसके पहले हम बोलना समझना जानते थे, लेकिन लिखना हमने स्टार्ट किया, लिखना हमने या इसका हमने प्रयोग करना स्टार्ट किया, यूज करना, मैथमेटिक्स का यूज करना स्टार्ट किया हमने 3000 ईयर BC में। मीन्स आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले से मैथमेटिक्स का इतिहास स्टार्ट होता है। मैथमेटिक्स लोग लिखना शुरू किए, उसका इक्वेशन यूज करना शुरू किए। 2600 ईसा पूर्व मीन्स BC में मिस्र का पिरामिड, नाम सा आपने सुना होगा, मिस्र का पिरामिड, इजिप्ट का पिरामिड सुना होगा आपने। उसमें जो इक्वेशंस यूज हुई 2600 BC, तब के समय में लोगों ने ये इक्वेशंस यूज करके ऐसे पिरामिड्स बनाए जो कि आज वंडर्स हैं, जो कि आज आश्चर्यजनक हैं, अद्भुत हैं। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड आपने सुना होगा। 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या चीज़ है? ताजमहल नाम सुना आपने? ताजमहल को, इंडिया के, भारत के ताजमहल को 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। उसी में से एक मिस्र का पिरामिड भी है जो कि 2600 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। आज के समय भी इंजीनियर इस चीज़ को बनाने की कल्पना करते हैं। आइए और आगे चलते हैं। तो यह तो हुई हमारी कब से हमने लिखना जाना, कब से यूज करना जाना मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? सिट डाउन। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज नाम सुना है किसी ने? आर्किमिडीज दिखाई दे रहा ना क्या लिखा हूं मैं? ARCHIMEDES, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के कुछ सिद्धांत हैं। आर्किमिडीज एक फेमस मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ये इटली के थे, इटली के गणितज्ञ थे ये। अब फादर की बात हो गई। फादर मतलब इनसे पैदा नहीं हुआ था मैथमेटिक्स। फादर का मतलब है
फादर का मीन्स है कि इन्होंने गणित को बहुत कुछ दिया है, इन्होंने गणित का इवोल्यूशन किया, विकास किया। इनके बाद से लोग गणित के प्रति रुचि लेने लग गए, जानने लग गए। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आइए मदर की बात करते हैं। मैथमेटिक्स की मदर किसको कहा जाता है? तो हाइपेशिया। हाइपेशिया को मैथमेटिक्स का मदर कहा जाता है। आइए कुछ हम ऐसे भारतीय गणितज्ञों का नाम जानते हैं, भारतीय गणितज्ञों के बारे में जानते हैं जिन्होंने गणित की दुनिया बदल दी, जिससे दुनिया का गणित बदल गया। इंडियन मैथमेटिशियन जिनमें सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट। नाम सुना है किसी ने? आर्यभट्ट का नाम सुना है किसी ने? किसी ने नहीं सुना? आर्यभट्ट ने किस चीज की खोज की थी? क्या हमें आर्यभट्ट ने हमें क्या दिया मैथमेटिक्स में? आर्यभट्ट का जन्म 5वीं सदी में हुआ था। 5वीं सदी में मीन्स 476 AD के आसपास हुआ था। इनका जन्म बिहार में हुआ था, सॉरी बिहार में, इनका जन्म बिहार में हुआ था। बताओ आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स को क्या दिया? एनीवन? इन्वेंशन ऑफ जीरो? नो। आर्यभट्ट ने जीरो को यूज किया था, अपने थ्योरम्स में जीरो को यूज किया था, लेकिन आर्यभट्ट ने जीरो की खोज नहीं की थी। जीरो की खोज की थी ब्रह्मगुप्त ने, जो इनके बाद आए, ब्रह्मगुप्त। आइए आर्यभट्ट की बात करते हैं। आर्यभट्ट का जन्म 5वीं शताब्दी में 476 AD। AD मीन्स एनो डोमिनी, मीन्स जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बाद से 476वें साल में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। अब चूंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि 476 को हमने 5वीं सदी क्यों लिखा। 476 को हमने 5वीं सदी क्यों लिखा? जब पहला 100 साल होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी, वो सचिन क्रिकेट खेलते हैं ना, सेंचुरी लगाते हैं, कहते हैं ना सेंचुरी। सेंचुरी। उसके बाद आप 101 से अगले साल से लेकर 200 तक आप दूसरी सदी बोलते हैं, सेकेंड सेंचुरी। सेकेंड सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, इसको बोलते हैं सदी और इसको बोलते हैं दूसरी सदी। दूसरी सदी। समझ में आ रहा है ना? अच्छे समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 500 to 600 जो होता है एरिया, इसे हम बोलते हैं छठी सदी। 400 to 500 वाला जो एरिया होता है, यह होता है हमारा 5वीं सदी। मीन्स इसके जो बीच का जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं 5वीं सदी। यहाँ क्या है? 400 से बड़ा है और 500 से छोटा है। 476 AD, इसको हम क्या बोलते हैं? 5वीं सदी। मीन्स 5th सेंचुरी। इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी। ओके, आइए थोड़ा और जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का जन्म हुआ था बिहार में। आप में से कोई बिहार गया है? कोई नहीं गया? बिहार कभी जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। बिहार में नाम तो सबने सुना होगा ना। बिहार में, बिहार अपने यूपी का नेबर स्टेट है, नेबरहुड है, पड़ोसी है अपने यूपी का।
आइए इनके इन्वेंशंस की बात करते हैं। इन्होंने मैथ्स को क्या क्या दिया, इन्वेंशंस की बात करते हैं। आर्यभट्ट ने इन्वेंशन क्या किया, इन्होंने हमें मैथ्स को क्या क्या दिया जिससे गणित में विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले इन्होंने ल्यूनर इक्लिप्स थ्योरी की बात की, ल्यूनर एक्लिप्स थ्योरी की बात की। अब ये ल्यूनर इक्लिप्स थ्योरी होती क्या चीज़ है, कभी किसी ने नाम सुना है? आपने चंद्र ग्रहण नाम सुना है? चंद्र ग्रहण, बस उसी की जो कॉन्सेप्ट होता है चंद्र ग्रहण, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि किस तरह से चंद्र ग्रहण लगता है, कितने डिग्री पे लगता है, कितने समय के लिए लगता है, ये इन्होंने 476 एडी में, जब इनका जन्म हुआ 5वीं सदी में ही इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया था। कितने बड़े गणितज्ञ थे, बहुत। इनका भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। आइए और देखते हैं इन्होंने हमें क्या बताया। सोलर इक्लिप्स, किसी ने नाम सुना है सोलर इक्लिप्स का? इसी का जो दूसरा पार्ट होता है, नाम बताओ कोई, क्या होता है कोई? सूर्य ग्रहण। सोलर मीन सूर्य ग्रहण। जो सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट होता है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि ये सन होता है, ये है सन, और ये अर्थ है, अपनी अर्थ। होता क्या है कि सन के अराउंड अपनी अर्थ ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाती है इस तरह से, और एक हमारा मून होता है, छोटा सा प्यारा सा मून है, यह हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। होता क्या है कि मून का खुद का कोई मून के अंदर खुद की कोई लाइट नहीं है, मून स्वयं नहीं चमकती है, चमकता है मून, चांद स्वयं नहीं चमकता है। चांद में जो चमक होती है, हम रात में देखते हैं ना कि चांद चमक रहा है, उजाला है, खूब बढ़िया अच्छा से दिख रहा है, उसकी वजह होता है सूर्य। सूर्य से मून पर जो लाइट पड़ती है, वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है अर्थ पे, इसकी वजह से हमें वो चमकता हुआ दिखता है। तो होता क्या है कि ऐसे घूमते घूमते एक समय ऐसा आता है कि इस पे सूर्य की लाइट नहीं पड़ती है। सूर्य की लाइट कैसे निकलती है? इस तरह से निकलती है ना, इस तरह से सूर्य की लाइट निकलती है ना, निकलती कि नहीं निकलती है? रेज निकलते हैं सूर्य से। रेज की खास बात क्या होती है कि एक पॉइंट उनका होता है, निश्चित होता है, जहां से वो चलते हैं, स्टार्ट होते हैं, और उनका अगला पॉइंट जो होता है वो अनंत होता है, उनका वो बढ़ता जाता है, चाहे जब तक ये कहीं जाके टकरा नहीं जाते तब तक वो चलते ही रहते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से सूर्य के कुछ किरण ऐसे निकल के आए और पृथ्वी के ऊपरी सतह से टकरा के को छूते हुए बाहर निकल गए। यहाँ से कुछ ऐसे आए, कुछ ऐसे निकल गए, यहाँ से कुछ इस तरह से आए, इस तरह से यहाँ छू के निकल गए, यहाँ से कुछ इस तरह से आए, इस तरह से छू के निकल गए। समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पे? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ना, तो समझ में आएगा आपको। इतने ज़्यादा टेंस होके ना बैठो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। कोई बात दिमाग में आती है तो बोल सकते हो, बता सकते हो, कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बोलना है। बैठाया हूँ इसीलिए ताकि बोल सको, अपनी क्वेरी कर सको, क्वेश्चन पूछ सको। अभी हम बात कर रहे हैं, जो भी नए बच्चे आए हो, चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे यह लगता है, कहाँ से लगता है, किस तरह लगता है, उसकी बात कर रहे हैं। सन हमारा स्थिर है, सबको पता है। सन भी मूव करता है लेकिन बहुत स्लोली मूव करता है, उसकी बात हम बात करेंगे। अभी के लिए हम मानेंगे कि सन हमारा स्थिर है, बिल्कुल एक जगह स्थिर है। अर्थ जो हमारी है, यह अर्थ हमारी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरफ से इलिप्टिकल वे में चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल राउंड चक्कर लगाती है, इस तरह से कुछ इलिप्टिकल वे में चक्कर लगाती है। एक समय होता है जब अर्थ
सूर्य से बहुत दूर चली जाती है ठंडे के मौसम में, और एक समय होता है जब सूर्य पृथ्वी के बहुत पास होती है गर्मी के मौसम में। खैर इसको हम बाद में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। सन, अर्थ, और सन से जो रेज निकलते हैं, किरण निकलती हैं, वह इस तरह से पृथ्वी के जो पृथ्वी से नहीं टकराई, पृथ्वी के जो बाहर की रेज हैं वो इस तरह से निकल के जाती हैं। बाकी जो पृथ्वी से टकरा गई वो तो यहीं रुक जाती हैं। मीन्स ये वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल डार्क होता है, यहाँ पे सूर्य के किरण नहीं पहुँचता। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे सूर्य के किरण नहीं पहुँचता है। तो जो हमारी मून होती है, चंद्रमा, ये ऐसे घूमती है, इस तरह से ऐसे घूमती रहती है। जब इस पोर्शन में घुसती है, यहाँ से घुसती है और यहाँ तक, तो आप देखेंगे जब चंद्रग्रहण होता है, आप देखते हैं तो चाँद ऐसे पहले आधे कटते हैं, ऐसे आते हैं पहले, यहाँ आधे कट जाते हैं, या इतना नहीं दिखाई देगा। देखा होगा आपने, जब आप कहते हैं कि फुल मून है या इस तरह से, फिर एक समय ऐसा होता है कि फिर यहाँ से आधा दिखना शुरू हो जाते हैं और उसका दिखते दिखते पूरा दिखने लग जाते हैं ऐसे। तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यही पोर्शन जो होता है ये ल्यूनार इक्लिप्स थ्योरी होता है। कितना एंगल होता है, कब होता है, कितने बज के कितने मिनट पे होगा, समय जो आता है, ये सब इसी थ्योरी में निकल के आता है। इसमें चंद्र ग्रहण मतलब चंद्र पे ग्रहण लग गया, मीन्स चांद अब दिखाई नहीं देगा। तो चांद क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि चांद में खुद की लाइट नहीं है। चांद में खुद की लाइट नहीं है। जब खुद की लाइट नहीं है तो इस पर सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी। जब नहीं पड़ेगी तो वो हमें नहीं दिखाई देगा, या अगर दिखाई भी थोड़ा बहुत अगर देगा भी तो बिल्कुल रेड मून दिखाई देगा, रक्त मून, एकदम लाल कलर का। अगर आप देखेंगे, कभी कभार देखेंगे आप, तो बिल्कुल लाल कलर का दिखाई देगा। तो थोड़ी बहुत जो इसमें रेडिएशन होती है उसकी वजह से दिखाई देता है बिल्कुल रेड, वरना ये नहीं दिखाई देगा आपको। तो यह तो हो गई आपकी चंद्र ग्रहण की बात। इसको हम फिजिक्स में और अच्छे से समझेंगे, इस पर हम थ्योरी, इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण। ये तो हो गई चंद्र ग्रहण की बात। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्य नहीं दिखाई देगा? चांद, पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी से छोटा चांद होता है, तो ठीक है पृथ्वी के पीछे छुप गया, लेकिन सूर्य तो पृथ्वी का 3-4 गुना बड़ा है, तो सूर्य कैसे छिप सकता है? ये भी तो बात हुई, सूर्य कैसे छिप सकता है? आइए उसकी बात करते हैं। ये हो गया हमारा सन, तो सन तो स्थिर है, जहाँ था वहीं रहेगा। अर्थ, हमारी अर्थ भी वही है, जहाँ थी हमारी अर्थ वही है, और ये ऐसे चक्कर लगाती है, इस तरह से चक्कर लगाती है। मून जो होता है, जो यहाँ अभी था, वो घूम के यहाँ आ गया, इस जगह पे मून आ गया। ये हमारी अर्थ है। अब इस बार अर्थ हमारी घूम के मान लो इधर पहुंच गई, मानने में क्या रहता है, मान लेते हैं। लेकिन जो हमारा ये मून था, ये हमारा यहाँ है इस समय। अब क्या होता है, यहाँ से जो ये रेज आती हैं, ये इसको छू के इस तरह से निकल जाती हैं, मीन्स सन के, अर्थ के ऊपर से निकल जाती हैं। ऐसे ही यहाँ से ये ऐसे छू के इस तरह से निकल जाती हैं। ये थोड़ा सीधा नहीं बना, आप इसे इमेजिन कर लीजिए कि सीधा है ये, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो चांद पे सूर्य की जो रोशनी पड़ती थी, अर्थ पे जो सूर्य की रोशनी पड़ती थी, वो कुछ समय के लिए नहीं पड़ेगी, वो पूरी तरह चांद पे पड़ेगी, अर्थ पे नहीं पड़ेगी। जब अर्थ पे नहीं पड़ेगी तो हमारी आंखों में हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा। हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई देता है? जैसे हम ये अगर पेन देख रहे हैं, ये मार्कर अगर हम देख रहे हैं, तो सूर्य की या कोई भी लाइट इस पे जाती है, यहाँ से परावर्तित होकर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, फिर हमारे रेटिना में इसका प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से हमें पेन ये दिखाई देता है, ये मार्कर दिखाई देता है।
यही रूल होता है इसका। इस समझ में आया? गुड। चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट, ल्यूनर इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट, सोलर इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? गुड। आओ थोड़ा सा और देखते हैं कि और आर्यभट्ट ने और हमें क्या बताया। किसी ने पाई का नाम सुना है? पाई का, ये वाला पाई, ये वाला पाई का नाम सुना है किसी ने? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? या इसका यूज कहीं है? कहीं यूज किया है इसका? कहाँ पे? डरो नहीं, बोलो बोलो, गलत या सही। गलत तो बोलोगे तो भी करेक्ट करूंगा, नहीं बोलोगे तो झिझक रह जाएगा अंदर। बताओ, पाई का कॉन्सेप्ट कहीं यूज किया है या पाई की वैल्यू पता है क्या किसी को? पाई की वैल्यू होती है 3.1415 वैसे ये एक्चुअल सही नहीं है, ये आर्यभट्ट ने हमें बताया था। पाई की वैल्यू 4 अंकों तक आर्यभट्ट ने हमें बताया था, हालांकि जो कि लगभग एकदम सही है, लगभग सही है। 3.1428 जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, 3.1428 लगभग उसके बराबर इन्होंने आर्यभट्ट ने उस समय बताया जब कैलकुलेटर नहीं था। जब कैलकुलेटर नहीं था उस समय इन्होंने वैल्यू बताई थी। आज से 10-15 साल पहले जब मोबाइल नहीं होता था, 20 साल पहले मोबाइल नहीं होता था, तो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने में बड़ी मुश्किलें होती थी। उस समय इन्होंने लगभग 1500 साल पहले, ये 5वीं सदी, 500 साल की बात है, इस समय 2021 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है, तो 500 लगभग 1500-1600 साल पहले की बात है, 1500 साल पहले की बात है। इन्होंने अर्थ रोटेशन की बात की। अर्थ रोटेशन, हम सब बैठे हैं अर्थ पे ही है ना, किसी और दूसरे ग्रह पे हैं? अर्थ पे ही है ना। हमें पता चल रहा है अर्थ रोटेट हो रहा है, इन्हें कैसे पता चला? सोचने वाली बात है ना, कि जब हम सब बैठे हैं, हम सब नहीं जान रहे हैं कि अर्थ रोटेट हो रहा है, हमें एहसास ही नहीं है, पता ही नहीं है, जबकि बहुत तेजी से अर्थ रोटेट करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से अर्थ रोटेट करता है, अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है। इन्होंने बताया अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस मीन्स अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये है इसका वेस्ट, ये है ईस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरह से रोटेट करता है, ये इस तरह से ऐसे। और नॉर्थ और साउथ पोल पृथ्वी अपने एक्सिस से थोड़ा सा झुक के रोटेट करती है, बिल्कुल सीधी ऐसा, ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता है, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होके होता है, टेढ़ा होके होता है। पढ़ेंगे इसको हम आगे, ठीक है। हाँ, इन्होंने उस समय 1600 साल पहले अर्थ रोटेशन की बात की थी। सोचो कि कितने बड़े गणितज्ञ थे, कितने महान गणितज्ञ थे। आइए हम आगे की बात करते हैं। इन्होंने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, पर हम थोड़ा बहुत ही देखते हैं, बाकी जब हम इनके ऊपर इंडिविजुअल पढ़ेंगे इनको, तब हम देखेंगे इन्होंने और क्या क्या दिया था। आप सबको और भी इनके बारे में जानकारी मिलेगी। आइए, सबसे पहला जो नंबर होता है हमारा 0 होता है ना। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 0। और सबसे बड़ा नंबर? 9। नंबर तो ये होता है, इसको देखा कहीं? अनडिफाइंड नहीं होता ये इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट, फाइनाइट मीन्स जिसका पता हो हमें, इनफाइनाइट मतलब जिसका पता ही नहीं हो हमें। मतलब अगर आपने 7 6 5 4 3 2 1 9 8 6 5 4 3 2 1 ... आप लिखते ही चले जाइए, वो भी आपको पता है,
वो भी ये नहीं है। मतलब आप लिखना ना बंद करें तो ये माना जा सकता है। आप लिखना ना बंद करें, जब आप लिख के थक जाए तो दूसरा कोई लिखना चालू कर दे, वो भी ना बंद हो, आप वो भी थक जाए, तीसरा कोई लिखना ना चालू कर, मतलब आप लिखते चले जाइए। अगर आप कोई संख्या डोनेट कर देते हैं, लिख देते हैं, वो संख्या इनफाइनाइट नहीं है। अगर आप लिख देते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, इनफाइनाइट को आप पढ़ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। इनफाइनाइट इतनी बड़ी संख्या है कि इनफाइनाइट में से अगर आप कोई भी संख्या घटा दीजिए, फिर चाहे आप इनफाइनाइट ही घटा दीजिए, तब भी यह इनफाइनाइट ही रहती है। इतनी बड़ी संख्या है। समझ में आ रहा है कुछ ये कि ऊपर से जा रहा है सब? अभी अभी समझेंगे इसको हम, इनफाइनाइट को भी हम जानेंगे। हाँ, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। खैर इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है कि सब कुछ जो शुरुआत होती है वह शून्य से शुरुआत होती है और अंत भी शून्य है। ब्रह्मांड जो है, यह ब्रह्मांड है, इसका स्टार्ट भी वहीं से है और घूम के आपको वहीं पहुंच जाना है। कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, कहते हैं ना दुनिया गोल है, आप जहां से चलेंगे फिर आप घूम के वहीं पहुंच जाएंगे। ये वही चीज है। इसको ऐसे ही तो लिखते हैं ना, यही चीज तो है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में। आइए थोड़ा देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने हमें क्या बताया। जैसा कि हम सब अभी कब से डिस्कस कर रहे हैं, शून्य की बात। इनसे पहले, ब्रह्मगुप्त के आने से पहले भी आर्यभट्ट ने शून्य का यूज किया था, अपने फॉर्मूलों में शून्य का यूज किया था, लेकिन उन्होंने शून्य का दर्जा नहीं दिया था। शून्य को नंबर का दर्जा ब्रह्मगुप्त ने दिलवाया। ब्रह्मगुप्त ने दिलवाया। नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में भी ब्रह्मगुप्त ने हमें बताया। फिबोनाची सीरीज, इसके बारे में, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप केवल नाम देखिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय गणितज्ञों ने, भारतीय मैथमेटिशियन ने, इंडियन मैथमेटिशियन ने विश्व को, गणित को क्या दिया जिससे पूरी गणित की दुनिया ही बदल गई। कुछ और नाम जानते हैं, कुछ और नाम सीखते हैं। क्योंकि हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हमें अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इतिहास भुला दिया तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो हमें इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ और नाम लेते हैं भारतीय मैथमेटिशियन की। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है? आज हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? ये हम कुछ पुराने गणितज्ञ, वो कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं, मतलब हम पुरानी बात कर रहे हैं। पुरानी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब हम गणित के इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गणितज्ञों ने, भारतीयों ने क्या क्या हमें दिया, या हमें पुराने और गणितज्ञों ने क्या क्या हमें दिया, क्या क्या हमें बताया, कैसे हमारी कैलकुलेशन आसान की। एक नाम इसमें महावीर जैन का नाम सुना है किसी ने? महावीर जैन। महावीर जयंती मनाते होंगे आप सब, स्कूल में आपको छुट्टियां मिली होंगी, उसी वजह से आपको याद रहता है। कोई भी पर्व, कोई भी जयंती इसी वजह से याद रहती है कि आपको छुट्टियां मिल जाती हैं, आपको खेलने कूदने को मिल जाता है, हैं? महावीर जैन का नाम सुना है किसी ने? जैन धर्म का नाम सुना है? जैन धर्म के संस्थापक थे ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे। अब इसको हम बाद में देखेंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। खैर हम अभी गणित की बात कर रहे हैं। महावीर जैन जो थे, इनका जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ था। 9वीं शताब्दी में
ये शताब्दी समझ में आ रहा है ना? हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना किसी को? कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लेना। इसको सेंचुरी बोलते हैं। वो कोहली शतक बनाता है ना, कोहली शतक बनाते हैं ना, वही वाली सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स 100 साल। 9वीं शताब्दी मतलब 900 साल। 9वीं शताब्दी मीन्स 9th सेंचुरी मीन्स 900 साल। ठीक, 900 साल के आसपास इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? मैसूर में। मैसूर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हमें क्या क्या बताया? महावीर जैन ने हमें क्या बताया? महावीर जैन ने हमें एक एल्जेब्रिक फार्मूला बताया। एल्जेब्रिक फार्मूला अभी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एल्जेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला इन्होंने हमें बताया। a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसका। इन्होंने उस समय बताया। इन्होंने एरिया एंड पेरीमीटर, समझ में आ रहा ना क्या लिख रहा हूं मैं? एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया मीन्स क्षेत्रफल। जैसे कोई खेत है, ये कोई खेत है जिसकी ये मेड़ है चारों तरफ। इसका जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक, ये इसका एरिया होता है। एरिया मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। ये जो पोर्शन होता है ये एरिया होता है। ठीक, अच्छे समझ में आ रहा है ना? और पेरीमीटर की बात करें तो ये होता है पेरीमीटर। यहां से ये चीज नाप लिया, ये नाप लिया, ये नाप लिया, ये नाप लिया। मीन्स मेड़ की जो लंबाई होती है टोटल, वो होता है पेरीमीटर। तो इन्होंने इक्लिप्स का बताया, सॉरी एलिप्स का बताया। एलिप्स, एलिप्स कुछ इस तरह से होता है, इसका इन्होंने बताया था। ठीक है। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी निगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता है। किसी भी निगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्होंने कहा कि एग्जिस्ट नहीं करता, ये इट डजंट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अभी और मजा आएगा। अभी तो हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कोई चीज़ ऐसी ही बोरिंग लगती है, जब आपको समझ में आने लग जाएगा ना, जब आप क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स को पढ़ने की, समझने की जरूरत क्यों पड़ गई? कोई बताएगा हमें? एक ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि मैथमेटिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं। आइए और नाम इसमें हम जोड़ देते हैं। महावीर हो गए, माधव, माधव। माधव का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। मीन्स 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी। किसी को अगर नहीं समझ में आएगा हिंदी या कुछ भी तो बताइएगा, मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, इंग्लिश में समझा दूंगा। 14th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, माधव का। इनका जन्म केरला में हुआ था, केरला में। इन्होंने हमें क्या बताया? इन्होंने हमें बताया इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। अब इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? जैसे ये टर्म आया तो इनफाइनाइट, आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि ये क्या बोल दिया, इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है? ये यही चीज़ होती है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। 0 1 2 3 4 5 6 सबने पढ़ा है ना। इसके बाद जो ये लास्ट तक ऐसे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ,
तो ये जो इनफाइनाइट आता है इसी को इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म होते हैं, ये एक सिंपल सा टर्म है, सबसे बेसिक टर्म यही है इनफाइनाइट सीरीज का। पावर सीरीज, पावर सीरीज, किसी ने पावर सीरीज का नाम सुना है? पावर का नाम सुना है? पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? कोई कुछ भी जो आपके दिमाग में कुछ भी आया बताइए, पावर क्या होता है? कोई पावर, इलेक्ट्रिक करंट को पावर बोलते हैं ना, कहते हैं ना पावर कट गई, पावर आ गई, वही तो पावर होता है। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। जिसमें कुछ भी शक्ति हो उसी को पावर बोलते हैं। हालांकि यहाँ ये पावर नहीं है, ये अलग पावर है, ये अलग पावर है। वो कहते हैं ना शक्तिमान के पास वो पावर थी, वो कुछ ऐसे ऐसे करके नाच के उड़ जाता था, करता था ना, वही वाली पावर, वो पावर नहीं है। यहाँ मैथमेटिक्स की पावर की बात कर रहे हैं। 2 की पावर 4 कुछ इस तरह से कभी लिखा हुआ देखा है किसी ने? 2 की पावर 4, 10 की पावर 3, कुछ इस तरह से देखा है? तो ये जो सीरीज होती है पावर सीरीज, a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस इस तरह से कुछ, ये जो सीरीज होती है ना, ये वाली, इसी को हम बोलते हैं पावर सीरीज। ठीक। एक श्रीनिवास रामानुजन का नाम शायद किसी ने सुना होगा, सुना है किसी ने? श्रीनिवास रामानुजन हमारे देश के ही एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 श्रीनिवास रामानुजन। इनका जन्म 1887 के आसपास हुआ था और इनकी जो डेथ थी वो 1920 में हो गई थी। इनका जो जन्म था 1887 में इनका जन्म हुआ, 1920 में इनकी डेथ हो गई। कितने साल के हुए? कितने साल तक ये जीवित रहे? कितने साल तक ये जीवित रहे? ये इसमें 1887 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 1920 में हुई। कितने साल तक जीवित रहे? हम्म, 33। इतना क्यों डर रहे हो भाई? बोलो, इतना क्या डरना है? बोलो। 33 ईयर्स, केवल 35 साल के ये मैथमेटिशियन थे जिनकी डेथ हो गई थी 33वें साल में ही। इंटर में, जब ये इंटर में थे, 2 बार फेल हुए थे इंटर में। अपने स्कूलिंग के समय जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो 2 बार ये इंटर में फेल हुए थे। जब इनका जन्म हुआ था तो ये बहुत ही विकृत किस्म के थे, मीन्स नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थे। 3 साल तक ये बोलना नहीं जानते थे, 3 साल तक इन्होंने बोला नहीं था और बहुत ही अजीब किस्म के थे, मतलब लोगों से बिल्कुल भिन्न थे, पागल की तरह, जैसे कि लोग होता है ना बच्चे, अब नॉर्मल बच्चों की तरह, वैसे थे। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों की तरह ही इनका विकास, लोगों से और बढ़िया विकास होने लगा और ये बिल्कुल अलग किस्म के हो गए। जब ये 10th में थे तो इन्होंने ज़िले में टॉप किया था। 12th में ये 2 बार 12th को फेल कर गए, 2 बार रामानुजन 12th में फेल हो गए थे इंटरमीडिएट में। लेकिन मैथ्स में इनके 100 में 100 नंबर थे, मीन्स अगर 100 में 101 नंबर मिलते ना तो भी इनको मिलते, क्योंकि जो क्वेश्चंस टीचर्स नहीं कर पाते थे वो ये कर देते थे। श्रीनिवास रामानुजन, अभी रिसेंट की बात है, 1887, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1920। इस समय हमारे देश पे कौन राज कर रहा था?
1887 से 1920 इस समय हमारे देश पे किसका राज था, कौन शासक था, कौन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट को चलाता था, कौन राज करता था यहाँ पे? ब्रिटिश। जानता ना ब्रिटिशर्स, वो लंदन वासी वही हैं, वही राज करते थे हमारे ऊपर। इनका जन्म 1887 में हुआ, 1920 में डेथ हो गया। इन्होंने जो थ्योरीज बताई, सम ऑफ इन्फिनिटी नंबर, मतलब इनके लिए नंबर्स तो खेल था, जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न सब तो खेल था। मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चंस जो अच्छे से बड़े गणितज्ञों को जो 5 से 6 घंटे लगते थे सॉल्व करने में, ये क्वेश्चन लिखते ही ऐसे आंसर लिख देते थे कि ये है, आप देख लीजिए, इसको डिराइव कर लीजिए, यही आएगा। इतनी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर देने आता था। बहुत तेज, बहुत तराक, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ही गजब के इंसान थे। इन्फिनिटी नंबर, इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ पावर सीरीज, हार्डी नंबर के साथ इनका एक रामानुजन नंबर है। 1729। एक बार ये बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो एक इनके परम मित्र थे, वो आए, टैक्सी से आए, जिस टैक्सी का नंबर था 1729, 1729, उस टैक्सी का नंबर था। इन्होंने जैसे ही सुना यह नंबर है, तो इन्होंने बताया कि यह जो नंबर है, यह 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब का सम है, जो कि 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब के बराबर है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे बाद में, अभी आप सिर्फ इसको देख लीजिए, ठीक है। इन्होंने एक मॉक थीटा फंक्शन के बारे में बताया। मॉक थीटा फंक्शन, इन्होंने एक मॉक थीटा फंक्शन के बारे में बताया। अब ये मॉक थीटा फंक्शन क्या होता है, इन्होंने इस समय बताया था 1916 के आसपास इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। इन्होंने अपने जीवन 33 साल के जीवन में बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, बहुत सारे इन्होंने थ्योरम्स दिए, जिसका इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ। वो जो बुक्स थी, जो थ्योरम्स थी, वो इनकी मृत्यु की, इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। क्यों नहीं पब्लिश हो रही उनके पहले, ये जब थे इस समय क्यों नहीं पब्लिश हो रही थी? ये जब थ्योरम्स लिखते थे तो पब्लिशर्स को देते थे, जैसे किताब लिखने वाले पब्लिशर्स होते हैं ना, जो किताब लिख के पब्लिश करते हैं, उनका देते थे, कोई लिखते नहीं था, कोई छापते नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता था कि है क्या ये चीज़। उन्हें वो थ्योरम्स जैसे ये डिराइव करते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये आखिर इतना ये किस तरह से डिराइव कर दिए इन्होंने। और आज वही थ्योरम्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। जैसे ये एक उनका थ्योरम था मॉक थीटा फंक्शन, ये एक थ्योरम था। ब्लैक होल का नाम सुना किसी ने? ब्लैक होल को आज तक कोई डिटरमाइन नहीं कर सका। उस समय श्रीनिवास रामानुजन ने ब्लैक होल की ये थ्योरी बताई। ये ब्लैक होल की थ्योरी, ब्लैक होल को समझने में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो थ्योरी है। इससे ब्लैक होल सॉल्व हो सकता है। लोग इस पे मैथमेटिशियन काम कर रहे हैं, गणितज्ञ लोग काम कर रहे हैं। चूँकि अब इनकी तो डेथ हो गई, अब ये तो बता नहीं पाए आगे, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे के चले गए वो। अब लोगों को समझने में, मतलब आज से करीब 100 साल के लगभग पहले, 100 साल के लगभग पहले की बात है, 100 से ज़्यादा हो गया ना, 1920 से 2020 हो गया, हाँ, लगभग 101 साल पहले, 101 साल पहले उन्होंने जो थ्योरम दिया, उसको समझने में आज लोगों को दिक्कत हो रही है, आज भी लोगों को दिक्कत हो रही है। जबकि कितना हम आगे डेवलप कर गए, कितना हमारा विज्ञान बढ़ गया, कितना हमने मैथ में जान लिया आगे कुछ। ये माधव है ना, इन्होंने कैलकुलस की थ्योरी दी थी। कैलकुलस को इनसे पहले ब्रह्मगुप्त ने थोड़ा बहुत यूज किया था, भास्कराचार्य ने भी यूज किया था,
माधव ने कैलकुलस की काफ़ी कुछ थ्योरी, काफ़ी कुछ डेरिवेशन किया था, लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद धीरे धीरे ये जो बातें थी ना, जो इनकी जो थ्योरी थी कैलकुलस की, ये धीरे धीरे अरबियन आए अपने यहाँ, अरब लोग शासन करने आए ना, मुग़ल लोग, अरब लोग, ये अपने यहाँ से मुग़ल लोग उठा ले गए, चीज़ें जानते थे, सुनते थे, सुने, वहाँ गए, कॉन्सेप्ट यहाँ से वहाँ चला गया, फिर वहाँ से यूरोपीय कंट्रियों में चला गया। तो कैलकुलस का जो डेरिवेशन था, ये श्रीनिवास रामानुजन का नहीं है, इसको आप अभी हटा देते हैं। माधव ने कैलकुलस को बताया, कैलकुलस को काफ़ी डिराइव भी किया था। बाद में इसको जब ये यूरोपीय कंट्री में पहुंच गया तो सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना किसी ने? न्यूटन और लेबनीज ने, ये क्या लिखा है समझ में आ रहा है ना? ये पढ़ के बताओ कोई, क्या लिखा है, ये कौन, क्या स्पेलिंग है इसकी? कोई? एल, ये एल है, LEIBNIZ, लेबनीज। ये दो गणितज्ञ थे, ये दो वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कैलकुलस को बाद में डिराइव किया। भारतीय गणितज्ञों की बात करते हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया हमें, जिनमें एक नाम आता है CS राव, एक है CS शेषाद्री, एक है सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, वराह मिहिर। ये सब भारतीय गणितज्ञ रहे हैं अपने समय में। हर कोई, जैसे मैंने बोला था ना कि हर एक सदी में कोई न कोई आया है, तो ऐसे ही ये सब भी अपने अपने सदी में रहे हैं। जैसे CS राव, ये 11वीं 12वीं सदी में रहे हैं। CS शेषाद्री, ये 16वीं 17वीं सदी में रहे हैं। इसी तरह से कोई न कोई हर एक सदी में रहा है। नीलकंठ सोमयाजी, और नाम आप अगर आप जोड़ना चाहें, नीलकंठ सोमयाजी, नीलकंठ सोमयाजी। और अगर आप नाम जोड़ना चाहें, TA सरस्वती, TA सरस्वती। एक और नाम आपको मैं बताता हूं, वैसे तो नाम और भी बहुत सारे हैं, प्रशांत चंद्रा हैं, नारायण पंडित हैं। एक नाम मैं आपको इसमें और जोड़ता हूं, आप सबने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपको बिल्कुल जानना चाहिए इनके बारे में। एक इसी में प्रशांत चंद्रा हैं। प्रशांत चंद्रा हैं, और भी बहुत सारे गणितज्ञ रहे हैं अपने अपने समय में, कुछ न कुछ सबने डिराइव किया दिया। शाकुंतला देवी, शाकुंतला देवी, इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। ह्यूमन कंप्यूटर से मतलब समझ रहे हो क्या चीज है? एक बेसिक आइडिया तो लग रहा हो ना कि ह्यूमन कंप्यूटर क्या होता है, क्या होता है। कोई कुछ भी जिससे कुछ आइडिया हो इसके बारे में। ह्यूमन कंप्यूटर के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? कंप्यूटर पता है क्या होता है? कंप्यूटर का काम क्या होता है? कंप्यूटर का काम क्या होता है? कंप्यूटर का काम होता है फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन
मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी को स्टोर करने की जो, हालांकि मेमोरी को स्टोर करने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर नहीं आती है, वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर आती है। कंप्यूटर का जो मेन काम होता है वो कंप्यूट करना होता है, वो फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। हमारी जो शकुंतला देवी मैथमेटिशियन थी, भारतीय गणितज्ञ जो थी, इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि ये ना बड़े से बड़े संख्या को, बड़े से बड़े संख्या जैसे मान लो कि 65432 है, इसका अगर हमें 6 टाइम्स करना हो, मतलब 6 बार इसी को गुणा करना हो। 6 टाइम्स का मतलब होता है जैसे कि 2 की पावर अगर 3 हो गया ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। आप सोचो इसको 6 बार गुणा करना हो, 6 पावर, 7 पावर, 8 पावर, बड़े से बड़े संख्या को चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में कर देते थे, इसे मुंह जबानी, बिना कॉपी के, बिना पेपर के। कोई सोच सकता है कितनी बड़ी संख्या कोई कर सकता है? अभी 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, ये 2 बार गुणा हो गया ना। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। 2 की पावर 6 क्या होगा? 64, ठीक। और 2 की पावर 12 क्या होगा? बड़ी संख्या होगी ना। और 2 की पावर 124 क्या हो गया? नहीं कैलकुलेट कर सकते ना हम बिना कैलकुलेटर के, इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम उतने, अब शकुंतला देवी जैसे ह्यूमन कंप्यूटर तो है नहीं, तो हम कंप्यूटर का यूज करेंगे। लेकिन शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर, उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का दर्जा दिया जाता है, उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से सम्मानित किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्यूब रूट, 6 रूट, किसी संख्या का XYZ का 6 रूट तक, उन्हें 6 रूट, 7 रूट, जो कि हम आप कैलकुलेटर में नहीं कर सकते हैं, वो मुंहजबानी कर देती थी। समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? गुड। ये तो रही हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स कह लीजिए, या हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन कह लीजिए, इनकी बात। आइए हम शुरू से शुरुआत करते हैं और हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होता है। धीरे धीरे हम एक एक लेक्चर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ाएंगे, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए।